हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स एनालिसिस प्रोग्राम। आज के इस न्यूज़ बिट्स एडिशन में हम 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे हमारे मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, उनको कवर करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स सी द न्यूज़ इंडेक्स ऑफ टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। तो फर्स्ट न्यूज़ आज की जो है वो रीस्टोरिंग फिस्कल स्पेस फॉर द स्टेट्स के रिगार्डिंग है। तो ये जो आर्टिकल है ये वस्तु एवं सेवा कर की जब इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में किया गया, उसके पश्चात केंद्र और राज्यों में जो वित्तीय तनाव या जो संबंधों में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है उसको कवर करती है। सो दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस। सेकेंड न्यूज़ आज की आकाश मिसाइल सिस्टम के रिगार्डिंग है, क्योंकि सेंटर ने रिसेंटली ही ब्राज़ील को इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम देने का ऑफर दिया है। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम देखेंगे कि क्या आकाश मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और कैसे आने वाले समय में ये इंडिया के एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट अप करेगी। थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे इज विद रेस्पेक्ट टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो 15 अक्टूबर जो है उनका बर्थ डेट है। सो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। दिस कवर्स कि कैसे उनकी टेक्निकल लेगेसी तो रही है इंडिया में, साथ ही जो उनके एथिकल आइडियाज हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी विल इन डेप्थ कवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स लेगेसी। फोर्थ आर्टिकल इज रिटन बाय डॉक्टर शशि थरूर। तो ये जो आर्टिकल है दिस इज वेरी रिलेवेंट इफ यू आर फॉलोइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। तो ये आर्टिकल कवर करता है कि कैसे अमेरिका की जो हेजिमोनी है नाउ इट्स फेसिंग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स ओन एक्ट, एंड यू विल सी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है। द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज रिगार्डिंग द ट्रम्प्स रीसेंट क्लेम कि इंडिया जो है वो रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर देगा। सो वी विल सी कि क्या इंडिया की कंसर्न्स हैं, क्या रशिया का इस पे स्टैंड है, एंड व्हाट इज द एमईए's ऑफिशियल स्टैंड ऑन दिस इशू। So this is news analysis for today. Let's quickly start our today's news analysis. So this is the first news of the day which is regarding restoring fiscal space for the state. अब जीएसटी जो है वो हमारे लिए दो पेपर में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए कि जीएस वन में दो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। द फर्स्ट वन इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, साथ ही टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जीएस वन में ये दो सब हेडिंग्स में कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही जीएस थ्री में भी सिमिलर सब हेडिंग गिवन है विच इज सेंटर स्टेट रिलेशन। तो उसमें फाइनेंशियल रिलेशन भी एक पार्ट हो जाएगा। अब ये आर्टिकल हमने द हिंदू और पीआईबी से लिया है। सो विल गेट अ गुड एनालिसिस ऑन दिस। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस क्विकली सी कि अब बैकड्रॉप क्या था। तो 2016 में जब जीएसटी का बिल लाया गया तो हमने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया, एंड फाइनली वी सी कि हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो जो अमेंडमेंट बिल था वो तो 122nd था और जो एक्ट था वो 101st था। तो इसके तहत एक जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई जो कि जीएसटी के जितने भी फैसले होंगे उसे लेने का जो कार्य है उसे दिया गया। अब इस काउंसिल की क्या कंपोजिशन थी, तो आर्टिकल 279A सब क्लॉज 2 जो है वो जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन को बताता है। तो ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना। अब इसका कंपोजिशन क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, उसके बाद मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड लास्टली any person nominated by the governor of the state where there is a proclamation of emergency under article 356 of the constitution। तो प्रीलिम्स के लिए ये लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन सा है कि अगर कहीं इमरजेंसी लगी हुई है तो वहां पे गवर्नर जिस पर्सन को नॉमिनेट करेंगे दे विल पार्ट इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स। अब जीएसटी काउंसिल का अगर आप कंपोजिशन के बाद इनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर देखें तो जो टोटल वोटिंग पावर है उसमें 1/3 जो वोट है वो सेंटर होल्ड रखता है, 2/3 जो है वो स्टेट्स को दिया गया है। और कोई भी जो फैसले हैं वो इस काउंसिल में लिए जाते हैं जब प्रेजेंट एंड वोटिंग की 75% वोटिंग पावर आपको अचीव हो जाती है। अब देखते हैं कि जीएसटी आने के बाद कैसे इंडिया का जो टैक्स लैंडस्केप है उसमें हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्स लिया जाता था, फॉर एग्जांपल जिस भी स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है वो उसे चार्ज करती थी, पर बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो जीएसटी आने के बाद सबज्यूम्ड हुए क्योंकि अब ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बन गया है। तो इसने स्टेट्स का जो कंट्रोल था उसे कम किया। अब इसके बाद शेयर टैक्स बेस्ड अंडर द जीएसटी। तो अब इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट है। आप देखेंगे कि सीजीएसटी का कंपोनेंट है, आईजीएसटी का कंपोनेंट है एंड एसजीएसटी का कंपोनेंट है। तो ये जो ड्यूअल स्ट्रक्चर है इसने सेंटर के डोमिनेंस को बढ़ाया। साथ ही जो जीएसटी काउंसिल है उसमें भी आप देखिए कि जो 1/3 पावर है दैट मीन्स नियरली 33% वोटिंग पावर जो है वो अभी भी सेंटर के पास है। तो इट्स स्टिल पोजेस सेंटर इन अ डोमिनेंट पोजिशन।
इसके बाद लॉस ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी, तो अब स्टेट जो हैं दे कैन नॉट एडजस्ट द रेट्स और डिजाइन टैक्स सूटेड टू देयर नीड्स, जो भी फैसला होगा वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ही लिया जाएगा। फोर्थ इज राइज ऑफ सेस एंड सरचार्ज। अब सेस एंड सरचार्ज क्या होते हैं, ये बेसिकली टैक्स पे टैक्स होते हैं। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन इनकम जो कि अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अब ये जो डिविजिबल पूल ऑफ सेंटर के टैक्सेस होते हैं अंडर द आर्टिकल 270 उसका पार्ट नहीं होते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जीएसटी का जब जीएसटी लाया गया था तो एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया गया था। अब इस कंपनसेशन फंड में पैसा आता था जीएसटी कंपनसेशन सेस से। तो ये इस सेस में पैसा कैसा आता था, अगर किसी भी स्टेट का एनुअल जीएसटी रेवेन्यू जो है उसकी ग्रोथ रेट 14% से कम है तो जो भी शॉर्टफॉल होता था वो सेंटर उन्हें कंपनसेट करती थी। बट क्योंकि अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल हो गए हैं तो अब ये जो जीएसटी कंपनसेशन फंड है इसे अबॉलिश कर दिया गया है। अब स्टेट का एक ये कंसर्न आ रहा है कि क्योंकि अब इसे अबॉलिश कर दिया गया है तो जो एक सेफ्टी नेट था स्टेट के पास, अगर कोई भी तरह का फिजिकल या रेवेन्यू लॉस उनका होता था तो पहले उससे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी। पर अब क्योंकि वह नहीं रहा है तो ये एक कंसर्न स्टेट के लिए है। साथ ही आप देखेंगे कि सेंटर के सेस एंड सरचार्ज जो है उनमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है एंड क्योंकि ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं बनते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक तरह का एक्सेप्शन था, तो जो स्टेट का इफेक्टिव रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही इट ऑल्सो इंक्रीज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पावर एंड हैज़ वीकन सब नेशनल फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जीएसटी के कुछ इश्यूज थे। अब हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आर्टिकल्स हम कवर करते हैं। तो आर्टिकल 268 से 293 अगर आप देखेंगे तो ये कवर करते हैं सेंटर स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस को। तो ये डिफाइन करेंगे आपके फाइनेंशियल रिलेशंस एंड बोरोइंग पावर। इसमें आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कवर करता है फाइनेंस कमीशन को। और फाइनेंस कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है कि सेंटर का जो भी नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है उससे स्टेट्स को कितना मिलेगा, तो ये तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है कि स्टेट्स में भी जैसे स्टेट्स 1, स्टेट 2, स्टेट 3 इनको भी वेरिएबल अमाउंट जो है फाइनेंस कमीशन अलॉकेट करता है। तो हम उसको भी देखेंगे कि क्या इसके इश्यूज हैं। साथ ही आप देखिए कि पोस्ट 2014 जब हमने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया और नीति आयोग का फॉर्मेशन किया, बट उसके बाद भी जो दो मेन ट्रांसफर चैनल थे उन्हें हमने बनाए रखा। पहला था हमारा फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और सेकंड था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यही सारा इशू आ जाता है, काफ़ी स्टेट्स द्वारा एलीज किया जाता है कि इसमें जो है वो इम्पार्शलिटी हमें देखने को मिलती है। जो परफॉर्मिंग या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उनकी फंड डिसबर्सल में आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। आने वाली स्लाइड्स में हम विद फैक्ट्स इस पॉइंट को देखेंगे। साथ ही आर्टिकल 282 ये जो आर्टिकल है डिस्क्रिशनरी ग्रांट प्रोवाइड करता है सेंट्रल को, तो इसमें भी पक्षपात का आरोप कई स्टेट्स द्वारा सेंटर पर लगाया जाता है। अब हम देखते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो इसमें आप देखिए कि 13 फाइनेंस कमीशन ने 32% जो है नेट टैक्स पूल का शेयर करने के लिए कहा, बट जो एक्चुअल शेयर ऑन जीटीआर जो कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ये ओनली 28% था। इसी तरह से 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% रिकमेंड किया, बट ये जो है एक्चुअल में जीटीआर में ओनली 32% के रूप में देखने को मिलता है। इसी तरह 15 फाइनेंस कमीशन ने 41% रिकमेंड किया, 1% उन्होंने एडिशनली जेएनके के लिए रखा बिकॉज हमने 370 अबॉलिश करी थी। लेकिन अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में शेयर देखें तो ये ओनली 31% है। तो ये तो हमारे वर्टिकल डिवोल्यूशन के साथ इशू है। अगर फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आता है तो आप इस इशू को कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो हमारा टैक्स है उसमें क्या इशू है। अब फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला यूज करता है उसमें भी काफ़ी डिस्पैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द की पैरामीटर इज द इनकम डिस्टेंस। अब ये इनकम डिस्टेंस क्या होती है, मान लीजिए ये टॉप स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम मैक्सिमम है, आप इसे जीएसडीपी भी ले सकते हैं। लेकिन एक पुअर परफॉर्मिंग स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम यहाँ है एंड एक स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम यहाँ है। अब इनकम किसकी डिस्टेंस है, जो पुअर परफॉर्मिंग है उसकी इनकम डिस्टेंस टॉप परफॉर्मिंग से ज़्यादा है तो उसको जो है नेट डिविजिबल टैक्सेस में ज़्यादा टैक्स दिया ज़्यादा प्रोसीड्स दिए जाएंगे ताकि एक इक्विटी इंश्योर कर सके। लेकिन जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनकी इनकम डिस्टेंस कम है तो उन्हें उनका जो शेयर है उतना नहीं मिलेगा। तो ये जो इनकम डिस्टेंस है इस पर काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट्स है जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं सेंटर को कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसे कम किया जाए। अब एरिया एक कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है। देखिए कि 2011 में ये 2011 की पॉपुलेशन को हमें बेस लिया जाता है तो पहले ही 10% था, अब इसमें एक राइज देखने को मिला है।
इसका कंटेंशन किया गया कई ऐसे स्टेट्स द्वारा जिन्होंने अपने डेमोग्राफी को कंट्रोल किया है, या जो फर्टिलिटी रेट थी उन्होंने कंट्रोल किया है। तो इनकी बातों को मानते हुए आप देखिए कि 12.5% का कंट्रीब्यूशन भी रखा गया जिन स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी कंट्रोल। साथ ही फॉरेस्ट कवर या इकोलॉजी का भी इसमें पैरामीटर है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स इज ऑल्सो अ गुड थिंग, जिन स्टेट्स ने टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स में योगदान दिया है उन्हें भी इससे बेनिफिट मिलता है। बट कुछ इश्यूज हैं लाइक कि इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, ये इश्यूज हैं जो कि डिस्पैरिटी को क्रिएट करते हैं। सो अब देखते हैं कि क्या इशू है इन द डिक्लाइनिंग डिवोल्यूशन एंड द फिस्कल डिपेंडेंस। तो हमने पहले कवर कर लिया कि जो एक्चुअल डिवोल्यूशन है वो शेयर जो रिकमेंड होता है उससे कम होता है। ये टेबल हमने अच्छे से कवर कर ली कि अगर 41% है तो जो एक्चुअल GTR है वो ओनली 31% है। साथ ही सेस एंड सरचार्ज जो है दे हैव रीच 3.86 लाख करोड़। रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं 2024-2025 के, और बजट एस्टिमेट्स अगर 25-6 के देखें तो ये 4.23 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। साथ ही सेंटर में आप देखिए कि सेंटर जो है वो 67% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। बट जो मेजर स्पेंडर है वो स्टेट है, क्योंकि स्टेट स्पेंड करता है 52%, बिकॉज उनको स्पेंड करना होता है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में। तो स्टेट्स की डिमांड है कि उनका जो नेट टैक्स डिवोल्यूशन है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही स्टेट्स की जो डिपेंडेंस है सेंट्रल ट्रांसफर पे वो बहुत ज़्यादा है। आज भी टोटल स्टेट्स के जो रेवेन्यू है उनमें से 44% जो है वो सेंटर से ही आता है। अब इसमें डिस्पैरिटी है, इसमें नेट डिविजिबल टैक्सेस भी आते हैं, आपकी सेंट्रल ग्रांट्स भी आती है, स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी जो पैसा आ रहा है वो भी आता है। तो टोटल एक स्टेट के अकाउंट में 100 में से 44 रुपीज़ आज भी सेंटर से ही आ रहे हैं। अब इसमें डिस्पैरिटी आप देखिए कि बिहार जैसे स्टेट जो है हमारे, उन्हें 72% तक मिलता है, लेकिन हरियाणा जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनको नियरली 20% भी मिलता है। तो ये डिस्प्ले करता है एक अनइवन डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल ट्रांसफर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिसमैच भी है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच यू कैन यूज जब भी सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस में इशू का क्वेश्चन आता है। तो दीज आर सम गुड पॉइंट्स, नॉट ओनली जीएसटी, अब सेंट्रल फाइनेंशियल रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन में इन 5 पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। अब स्टेट्स की क्या डिमांड है कि, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या रिकमेंडेशन हम अपने आंसर्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिमांड है कि आप रिविजिट करिए फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला को। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। अब 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। देखते हैं कि आने वाले समय में इस फॉर्मूले में कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है क्या। इसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स PIT शेयरिंग का जो है, रिसेंटली तमिलनाडु ने एक कमेटी भी बनाई है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके। तो उनका ये कहना है कि आप पर्सनल इनकम टैक्स शेयरिंग अलाउ कीजिए, या फिर स्टेट्स को अलाउ कीजिए PIT को लोकली लिवाई करने का। साथ ही सेस एंड सरचार्ज जो है उनको मर्ज कर दीजिए डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में, ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी बनी रहे। इसमें हम एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, दैट इज द कैनेडियन मॉडल। तो कनाडा भी एक क्वासी फेडरल स्टेट्स है। वहाँ क्या होता है कि कनाडा प्रोविंस में जो है, कनाडा के जो स्टेट्स हैं दे कलेक्ट 54% ऑफ द टैक्सेस, बट स्टिल वो आप देखिए कि 60% से ज़्यादा जो है वो स्पेंड वो करते हैं जो स्टेट्स हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर सब नेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दी जा रही है। अब क्या क्या पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम ले सकते हैं टू इंश्योर द फिस्कल फेडरलिज्म। सबसे पहले हम अपने जो GST आर्किटेक्चर है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। स्टेट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है रेट्स अप्लाई करने में, उन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी। साथ ही सेंट्रल की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, कई स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इनके द्वारा अलीज किया जाता है कि सेंटर द्वारा इसमें इम्पार्शलिटी दी जाती है या फिर फंड्स ब्लॉक किए जाते हैं। तो इसमें जो हमें ओवरलैप्स है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, लोकल डिज़ाइन की फ्रीडम हमें देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत या फिर सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह की स्कीम्स में स्टेट के भी अपने वेरिएशंस हैं और उसका इशू हमेशा रहता है। तो एक जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है, ये कीवर्ड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पॉलिसी इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन हो, कि वन साइज फिट्स अप्रोच से लेके हमें आउटकम बेस्ड मॉडल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, स्टेट स्पेसिफिक। सेस एंड सरचार्ज वाला पॉइंट हमने देख लिया। साथ ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। तो ये जो पॉइंट थे ये तो सेंटर के लिए थे, बट कुछ काम हमें स्टेट्स के लिए भी करने होंगे। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टैक्स बेस को वाइडन अप करे, कंप्लायंस को एनहेंस करे, डिजिटल टैक्सेशन को प्रमोट करे, ताकि टैक्स कलेक्शन को एम्पावर किया जा सके। एंड लास्टली काफ़ी सारी कमीशंस ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि देयर शुड बी अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल काउंसिल, ताकि एक कोऑपरेटिव फिस्कल प्लानिंग की जा सके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस किए जा सके। तो दीज आर द सम ऑफ द रिकमेंडेशन कि स्टेट के और सेंटर की जो फिस्कल फेडरलिज्म है हम उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछे हुए हैं।
RAS में तो ज़्यादा नहीं पूछा हुआ था, हमें 2016 में एक क्वेश्चन मिला कि व्हाट इज द ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ GST एंड डू यू एग्री विद दिस स्ट्रक्चर, तो ये 5 मार्कर आपसे पूछा हुआ था। बट क्योंकि अब GST का जो इशू है वो न्यूज़ में रहेगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। UPSC में हमें 2 अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चन देखने को मिले। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन सम अज्यूम्ड इन द GST, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया कि ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ GST इंट्रोड्यूस इन इंडिया सिंस जुलाई 2017, तो ये जो हमने कवर किया कि कैसे स्टेट का सेस एंड सरचार्ज में जो शेयर है वो कम है, या उनके क्या इश्यूज हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल के उनके इश्यूज है, कंप्लायंस के इश्यूज हैं, सो यू कैन राइट बेस्ड ऑन दिस। 2020 में पूछा गया कि जो GST है उसके रैशनल को एक्सप्लेन कीजिए एंड हाउ एज कोविड-19 इम्पैक्टेड द GST कंपनसेशन फंड, तो हमने कवर किया था कि क्या GST कंपनसेशन फंड है, क्या उसके इश्यूज हैं। तो इस तरह के और अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे, चाहे अदर एग्जाम्स के भी हों, वी विल कवर दैट एज वेल। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है भारत ने ऑफर करी है ब्राज़ील को। तो रिसेंटली ब्राज़ील के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट पे आए थे, तो इंडिया ने ऑफर करी है ब्राज़ील को। सो लेट्स सी कि हाउ दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो GS2 में 2 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, यहाँ से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, बिकॉज जो आकाश मिसाइल सिस्टम के फाउंडर थे, ये जो जनक कहे जाते हैं, वो उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ही पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। तो दिस पर्सनैलिटी ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो यू कैन सी कि हमने मल्टीपल सोर्सेस को आपके लिए कवर किया है। सो बिकॉज ऑफ दिस समटाइम्स वी टेक टाइम एज वेल। जो ब्राज़ील के डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, दे वर ऑन विजिट टू इंडिया, तो उस समय इंडिया के द्वारा क्या रिस्पॉन्स था और इंडिया ने क्या ऑफर इन्हें किया है। Leaders have jointly prioritized defense and security cooperation as one of the 5 pillars of cooperation. Excellency, as 2 large democracies and a growing major economies, we have common interests and aspirations to play a larger role in the international governance and economic architecture. Therefore, our defense and security partnership, I believe, can contribute in furthering international peace and security, safeguarding multilateralism in global affairs, and in preserving the principles of sovereignty and the territorial integrity of nation states. Excellency, I am sure that our meeting today offers significant opportunity to review the progress we have achieved in implementing our bilateral defense cooperation framework. It is also an opportunity to identify new avenues for joint cooperation, whether in military training, defense technology, or industrial partnerships. Excellency, let me also avail this opportunity to express our deep appreciation for the support and the solidarity expressed by Brazilian President after the dastardly terror attack on innocent civilians at the Pahalgam in April this year. I look forward to constructive deliberations to reaffirm the enduring spirit of India-Brazil partnership in defense and security. Excellency, तो आप देख सकते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह सर, उन्होंने काफ़ी वेल आर्टिकुलेटेड जो बयान था वो दिया। अब आप देखिए कि ब्राज़ील की इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए ना केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, बल्कि अगर आप ब्रिक्स ब्लॉक भी देखें तो ब्राज़ील उसमें एक बहुत उभरती हुई इकोनॉमी है। अब इंडिया का जो मेन कॉम्पिटिटर है, वी ऑल्सो हैव कॉम्पिटिशन विद चाइना, और इंडिया का चाइना के साथ इशू ये है कि चाइना का जो राइज हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पावर ऑफ पर्स, बट इंडिया की जो चेक पावर है वो अभी भी लिमिटेड है। तो हमें न्यू एवेन्यूज खोजने होंगे ताकि हम अपने इंगेजमेंट्स को अदर नेशंस के साथ बढ़ा सकें। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम, क्योंकि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया के डिफेंस वेपन सिस्टम है उनकी क्रेडिबिलिटी में एक राइज देखने को मिला है कि दे आर वेरी इफेक्टिव। सो इंडिया को एक काउंटर एवेन्यू प्रोवाइड करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, ताकि जो ब्रिक्स में भी इंटर पावर स्ट्रगल है उसको इंडिया कंसोलिडेट कर सके अपने फेवर में। अब आगे हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ब्राज़ील को ये इंडिया ने जो ऑफर किया है, ना ये केवल रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट है बल्कि आर्थिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें हमें एक राइज देखने को मिल रहा है। अगर आप
2013 से 2014 के आंकड़े देखें तो 686 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था, बट 2024 फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ के 26,622 करोड़ तक पहुंच गया है। तो भारत ने भी डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करी है। अब देखते हैं कि जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है इसकी टेक्निकल Akash weapon system is a short-range surface-to-air missile air defense system developed by DRDO and delivered to Indian Air Force and Indian Army. Akash is designed for versatility, capable of targeting aircraft, drones, and missiles at ranges up to 30 kilometers. Equipped with advanced radar and guidance systems, Akash ensures high accuracy and rapid response to aerial threats. The Akash weapon system is the only reported system in the world which has shown the capability of engaging and destroying 4 targets simultaneously using a single firing unit in command guidance. Its mobile platform allows for quick deployment and adaptability in various combat scenarios, making it a key asset for the Indian Armed Forces. Akash not only strengthens India's air defense capabilities, but also enhances national security by safeguarding our skies. Akash, a powerful guardian of our sky. तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो DRDO द्वारा शेयर किया गया था, सो वी हैव यूज दैट टू शो यू। इसके साथ ही आप देखेंगे कि डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, इनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, क्योंकि सर ने ही इस पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट किया था। वी ऑल्सो सी अबाउट हिम एज वेल। बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिकैप जो भी हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि आकाश वीपन सिस्टम जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। इसके न्यू वर्जन्स भी आ रहे हैं जैसे आकाश प्राइम, आकाश NG। अब ये प्रोवाइड करता है इंडिया को पॉइंट एंड एरिया डिफेंस। तो ये क्या होते हैं? पॉइंट डिफेंस किसी छोटे एरिया या छोटी पर्टिकुलर एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए होते हैं, जबकि एरिया डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक वाइडर एरिया को कवर करते हैं। तो ये सभी प्रकार के, चाहे एयरक्राफ्ट थ्रेट हो, हेलीकॉप्टर्स, इंटर कॉन्टिनेंटल लिमिटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरह के जो थ्रेट्स है उससे इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो किया गया है एंड डेवलप भी किया गया है DRDO द्वारा, और जो प्रोडक्शन है वो किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। काफ़ी बार प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कॉमन सेंस से देखिए कि DRDO उतनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो यूजुअली जो प्रोडक्शन है वो अदर पब्लिक स्टेट एंटरप्राइज द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो उसको यूज़ कर रही है। अब इसकी की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देख लेते हैं। इंगेजमेंट रेंज जो है आकाश मिसाइल सिस्टम की वो 5 से 25 किलोमीटर तक है। स्पीड इसकी 2.5 से 3.5 मैक तक है। 60 kg तक का जो हाईली एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड है वो ये ले जा सकती है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या फिर न्यूक्लियर टिप्ड हो। इसके साथ ही इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 98 to 99% जब साइमल्टेनियस अटैक्स हो रहे हो। इसके साथ ही मोबिलिटी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे हमने देखा कि चाहे रोड, रेल या एयर ट्रांसपोर्टेबल भी ये है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें राजेंद्र रडार। तो राजेंद्र पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे जो रडार है वो भी काफ़ी यूनिक फीचर इस असेंबली का है। अब आपने देखा कि ये 3 यूनिट्स के साथ आती है, और जो एक सिंगल यूनिट है जैसा हमने वीडियो में देखा कि साइमल्टेनियसली ये 4 टारगेट को इंगेज कर सकती है। तो एक टोटल जो यूनिट है वो नियरली जो 12 टारगेट्स को आपको इंगेज कर सकती है साइमल्टेनियसली। ट्रैक तो ये 64 तक टारगेट्स को एग्जैक्टली कर सकती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैकेनिज्म भी है जो बिल्ट इन है। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एंड पैसिव जैमिंग। जो हमारा सॉफ्ट किल होता है तो उससे इसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर भी है, ताकि आने वाले समय में जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें इसे इंटीग्रेट किया जा सके। तो दिस इज़ अ वेरी लैंडमार्क प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, तो सर जो है ही इज़ द पर्सन हु वाज चूजन बाय मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। काफ़ी यंग थे ये जिस समय इनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया आकाश मिसाइल प्रोग्राम का। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर अस टू कवर इन इंडियन साइंटिस्ट। अब सर का काफ़ी अच्छा रिमार्क था कि इफ़ इंडिया हैज़ 10 कलाम्स इंडिया विल ट्रूली लीड। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे जो लेगेसी थी वो डॉक्टर सतीश धवन ने स्टार्ट करी, जिसे कैरी फॉरवर्ड किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, और फाइनली वी विल सी कि कैसे डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने भी आज हम देख रहे हैं कि इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। तो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो आपसे पूछा जा सकता है मेन्स आंसर्स में भी। सो दीज आर द मेन्स आंसर ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले डिफेंस में हमने कल भी कवर किया था कि कैसे स्ट्रैटेजिक
और टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है इंडिजनाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्शन का। तो अब ये जो आप एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया का ब्राज़ील को जो आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑफर है, ये कैसे स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, काउंटर करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को, इकोनॉमिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इंडिया ने अपने पिनाका मिसाइल सिस्टम को अलग अलग कंट्रीज़ को ऑफर किया है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को अलग अलग कंट्रीज़ को ऑफर किया है। तो आप दो हेड्स में कवर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी। साथ ही QRSM और अस्त्र मिसाइल सिस्टम पूछी जा चुकी है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के। कल हमने कवर भी किया था कि आने वाले टाइम में सुदर्शन चक्रा भी इसी लाइन पे आपसे पूछा जा सकता है। एंड थर्ड मिसाइल सिस्टम भी पूछा गया था। तो ये जो थर्ड है वो USA का डिफेंस सिस्टम है। सो एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम सारी जो अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम है, S-400 है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब एक और डायमेंशन में इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इनमें भी एक पैटर्न शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। 2021 में देखिए कि जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, जैसे कि होमी जहांगीर बाबा सर, विश्वेश्वरैया सर, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघानंद शाह, हरगोविंद खुराना सर, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। और 2023 में आपको नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हु वाज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तब तो आपको इनके कॉन्टेक्स्ट में पता होगा, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वाज वेल नोन, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। 2024 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज अ प्रेटी टफ क्वेश्चन कि इंडियन साइंटिस्ट हरिदत्त एंड पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी सर जो है वो वेरी फेमस बॉटनिस्ट है। यही वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने इंडिया में बॉटनी और जो बायोलॉजी के एनसीईआरटीज हैं उन्हें स्टार्ट करवाया था। तो स्टिल ये एक टफ क्वेश्चन था। तो यू कैन सी कि जो इमर्जिंग साइंटिस्ट हैं या जो न्यू साइंटिस्ट है उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर प्रहलाद रामाराव हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2016 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्कर पूछा गया था। इसके साथ ही 2013 में CV रमन सर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट का टॉपिक भी हमारे मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे था। प्रोफेसर हेमंत पारिक ने इन्हें लिखा था और डॉक्टर मिसाइल मैन या फिर और APJ अब्दुल कलाम सर जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी फेमस है। आज हम देखेंगे कि क्या उनकी टेक्निकल लेगेसी है, क्या उनके एथिकल आइडियाज़ हैं। सो लेट्स सी दिस। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाने जाते हैं, अगर इनके हम टेक्निकल लेगेसी देखें तो इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करें इंडिया के जो पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, जिसने सक्सेसफुली इंजेक्ट किया था रोहिणी सैटेलाइट को। उसके बाद जो इंडिया का PSLV कॉन्फ़िगरेशन था उसमें भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जब इसरो के कॉन्टेक्स्ट में जब इनकी टेक्निकल लेगेसी देखी जाए तो दो महत्वपूर्ण योगदान थे, SLV-3 का लॉन्च और PSLV का निर्माण। इसके बाद सर ने ज्वाइन किया DRDO। तो DRDO में इन पे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डेवलप इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि हम IGMDP के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इन्होंने मेन योगदान निभाया हमारे अग्नि मिसाइल सिस्टम और हमारे पृथ्वी मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम को प्रमोट किया। और आप देख सकते हैं बाद में पोखरण में जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसमें भी सर की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आफ्टर दैट सर हैज़ फॉर्म्ड अ 500 एक्सपर्ट्स टू अराइव अ विजन डॉक्यूमेंट, जिसे इन्होंने नाम दिया टेक्नोलॉजी विजन 2024 इंडिया। तो काफ़ी डाइवर्स क्षेत्र में इनकी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज थी जिन्हें सर ने इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ किया। बट इनकी एथिकल लेगेसी इन माय ओपिनियन इज़ मच अहेड देन हिज टेक्निकल लेगेसी। अब हमारे एथिक्स में ये इनकी जो लेगेसी वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एथिक्स में हमारे टॉपिक है परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान। और सर के बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, आप ऐसे में एथिक्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जहां आप इंटीग्रिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है यू कैन साइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। तो पहली इनकी कोट थी कि इफ़ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, I strongly feel there are 3 societal members who can make a difference: फादर, मदर एंड टीचर। तो इस टॉपिक में आपके लिए डायरेक्ट रिलेवेंट है। अगर 10 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप इसे एज अ कंक्लूजन या इंट्रो यूज कर सकते हैं। करप्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके ऐसे राइटिंग में तो भी आप इस कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड कोट आप इंटीग्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि सर का कहना था, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीबडी, बट इफ़ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। अब यहाँ सैल्यूट का आप जो अर्थ है वो सतही स्तर पर ना देखिए,
इसका अर्थ आप गूढ़ स्तर पर अगर आप देखेंगे, डीप लेवल पर आप देखेंगे, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जो सत्यनिष्ठा है या जो कर्मनिष्ठा है, उसका दार्शनिक आधार ये हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही दिस इज़ अ वेरी गुड conclusion or anecdote you can say, you can use in essay. When there is rightnessness in the heart, there is beauty in the character. Where there is a beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. तो कोई भी इस तरह का अगर शांति या फिर जो नेशनल लेवल पे इश्यूज आपसे पूछे जाते हैं, उसमें आप इसे ऐसे इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। अब सर ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि हु इज़ द लीडर, एंड यू विल सी कि ही हैज़ लिव्ड थ्रू दिस फिलॉसफी एज वेल। तो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। The leader, not only for to become the president, you need to give any political leadership or technological leadership. You have to have 6 traits one leader should have. And what are the 6 traits? Number 1, leader must have a vision. Without a vision, he will not be a leader, he or she. So leader must have a vision. The second one, leader must be able to travel into an unexplored path. Normally tendency to travel the, well laid out path. But the leader, he takes path of untraveled path. Third thing, leader must know how to manage success, most importantly the failure. Any mission he does or she does, so he has to go through some failure. They should know how to manage the failure. Fourth point, leader must have courage to take decision. That's our problem today throughout the world. Leader must have a courage to take decision. Fifth one, leader should have a nobility in management. Nobility in management is a big question mark. So I believe leaders should have a nobility in management. Every action of the leader should be transparent. You know what I mean? That is, leader should work with integrity and succeed with integrity. Leader should work with integrity and succeed with the integrity. And I believe president, since you asked the question, has to be continuously in touch with the people. Rashtrapati Bhavan, where I was there, became a people's Bhavan. Instead of Rashtrapati Bhavan, it becomes people's Bhavan. And also I travel into the whole state, cutting across hill, deserts and sea. I was in touch with millions and millions of people. So these are 6 characteristics given by डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो ट्रेड्स हैं एक गुड लीडर के, कि विजन होना चाहिए, करेज टू एक्सप्लोर होना चाहिए। एक गुड लीडर मैनेज करता है सक्सेस एंड फेलियर, कि वो सक्सेस को शेयर करता है और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। साथ ही करेज टू टेक डिसीजन, नोबिलिटी इन मैनेजमेंट, जो कि इंटीग्रिटी है, साथ में इंटीग्रिटी भी में होनी चाहिए। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैनेजमेंट के पेपर में लीडरशिप एक टॉपिक आता है, वहाँ पे भी आप इस तरह के ट्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एक लेगेसी जो डॉक्टर सतीश धवन ने स्टार्ट करी थी, इट इज़ बीइंग कैरीड फॉरवर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और आज जो है वो प्रहलाद रामाराव सर हैं, उन्होंने उसकी लेगेसी को फॉलो अप किया। Day 17th August 1979, and I am the mission director, project director, and we are all in the control center, and computer takes over. At T-8 minutes, computer will take over. At T-4 minutes, computer put a hold. It says don't launch. I immediately put the rocket in the manual mode. So rocket took off. 100 seconds, beautiful launch. I knew I lost the rocket system. Within few seconds, instead of putting the satellite in the orbit, the whole system went to Bay of Bengal. I am the mission director. I am the director. I have the mission. Me 5,000 work. Indian Space Research Organization. He take the responsibility of failure. He completely failure. Exactly 7 years we could now. तो जब SLV-3 लॉन्च हुआ तो डॉक्टर कलाम जो है वो उसके डायरेक्टर थे, बट उनकी जो मिस्टेक्स थी उसके कारण उसका फेलियर हुआ। बट प्रोफेसर सतीश धवन जो कि चेयरमैन थे उस समय इसरो के, ही टुक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम। बट नेक्स्ट ईयर जब SLV-3 सक्सेसफुल हुआ तो आप देखेंगे कि कैसे सतीश धवन सर ने पूरा क्रेडिट जो है वो अब्दुल कलाम सर और उनकी टीम को दिया। तो यही डिफरेंस है एक लीडर में, कि लीडर नॉट ओनली
लीड्स फ्रॉम द फ्रंट बट ही ऑल्सो प्रिपेयर द नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप। अब ये लीडरशिप ट्रांसफर करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर अपने आने वाले समय में, जो हमें देखने को मिलती है डॉक्टर प्रहलाद रामाराव। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लेगेसी ऑफ अब्दुल कलाम सर हमें दिए। सो दैट वाज द रीजन कि डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने एक रिमार्क दिया कि दिस इज द रीजन व्हाई आई फील कि इफ वी हैव 10 कलाम्स इंडिया विल ट्रूली लीड। सो देख सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो लेगेसी है इट इज वास्ट, वेरी वास्ट। सो इसीलिए हम देख सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो लेगेसी है वो ना केवल टेक्निकल फील्ड में है बट कि एथिकल फील्ड में या लीडरशिप की फील्ड में भी ही हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर इंडिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करते हैं। तो ये आर्टिकल डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल जो कवर करता है कि जो ग्लोबल लेवल पे यूएस की हेजीमनी में शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। अब सर ने स्टार्ट किया इस आर्टिकल को पैक्स अमेरिकाना से। तो पैक्स अमेरिकाना क्या था? पैक्स अमेरिकाना पोस्ट वॉर जो थी, जब वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद एक न्यू उदारवादी जो संरचना अमेरिका ने विश्व को दी, तो उसे डॉक्टर थरूर ने पैक्स अमेरिकाना कहा। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। सबसे पहला था डेमोक्रेसी, उसके बाद था मल्टीलेटरलिस्ट इंस्टीट्यूशन साथ जैसे कि विश्व बैंक, नाटो। थर्ड था खुले बाजार और मुक्त व्यापार की जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो अमेरिका ने उसे काफ़ी प्रमोट किया। अब इस व्यवस्था ने कई दशकों तक वैश्विक स्थिरता और समृद्धि हमें प्रदान करी, लेकिन समय के साथ इसमें भी ये विरोधाभास हमें देखने को मिले क्योंकि अमेरिका ने कंटिन्यूसली वॉर्स लड़ी, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, इराक वॉर हो, अफगानिस्तान वॉर हो। तो कहीं ना कहीं इन वॉर्स ने अमेरिका की जो नैतिक साख है इसे कमज़ोर किया। तो ये जो उनकी जो नैतिक साख थी, पैक्स अमेरिकाना का जो आधार था वो कमज़ोर हुआ। साथ ही जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उस आर्थिक मंदी ने भी हमें दिखाया कि जो अमेरिका का भी मॉडल है वो एक फुल प्रूफ मॉडल नहीं है। अब ये जो पैक्स अमेरिकाना का जो इवोल्यूशन है उसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रम्प एरा, जहाँ पे हमें डिसरप्शन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रिसेंटली नीति है, इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं अमेरिका के नीतियों में। तो अमेरिका की फर्स्ट की जो उनकी नीति है, इसने अमेरिका का जो वैश्विक सहयोग है उससे हमें एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर हमें देखने को मिला। चाहे वो पेरिस जलवायु समझौता हो, कोविड के समय WHO की कार्यप्रणाली हो, कई सारी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा एग्जिट कर जाना हो, ट्रेड वॉर्स या जो टैरिफ की नीति है। तो अमेरिका का जो ग्लोबल कॉपरेशन है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर देखने को मिला। इसका परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका एक अविश्वसनीय और एक सेल्फ इंटरेस्टेड नेशन के रूप में उभरने लगा। तो ट्रम्प ने जो बहुपक्षवाद है इसे कमजोर किया और दुनिया के हर देश को स्वयं के लिए दिशा में धकेल दिया। अब इसका परिणाम अमेरिका की सॉफ्ट पावर डिक्लाइन में हुआ। आज यूएसए जो है वो ना केवल एक सुपर पावर है बल्कि एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभरा हुआ है। चाहे उनके MBA कोर्सेज हों या उनकी डिग्रीज हों, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि यूएसए की एक डोमिनेंस थी। अब ये डोमिनेंस उनकी सेना से नहीं आती है बल्कि उनकी जो मूल्य आधारित नेतृत्व क्षमता थी, एक मॉरल लीडरशिप थी, डेमोक्रेसी थी, उससे आती थी। परंतु अब ये साख लगातार घिट रही है। चाहे वह नीतिगत अस्थिरता हो, प्रतिबद्ध हो आधारित कूटनीति हो, वैश्विक प्रतिबद्धताओं से पीछे हटना हो, जो उनके ग्लोबल कमिटमेंट्स थे। इसका परिणाम हुआ कि देशों ने भी मूल्य आधारित व्यवस्था के आधार पे ना जाके स्वार्थ आधारित जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उन्हें बनाना चालू किया। तो हम देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी देखने को दुनिया में मिल रही है। अब अमेरिका का ये रिट्रीट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अमेरिका फाइनेंशियली रूप से बहुत कंट्रीब्यूट करता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएन का ही देखें तो यूएन में नियरली 22% जो फंडिंग है वो यूएसए प्रोवाइड करता है। तो यूएसए का जो रिट्रीट है वो अफेक्ट करेगा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी। और ये स्पेस कौन फुलफिल कर रहा है? ये स्पेस फुलफिल कर रहा है चाइना। आप देख सकते हैं चाइना की फंडिंग्स में हमें राइज देखने को मिलेगा विच इज़ नियरली 20% एज ऑफ नाउ। अब चाइना का जो ये राइज हो रहा है ये फिल कर रहा है उस वैक्यूम को जो अमेरिका ने क्रिएट किया है। चीन खुद को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन जो है वो सच्चे बहुपक्षवाद का समर्थन कर रहा है। अब आप चाइना के अलग अलग इनिशिएटिव देखिए, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका कंट्रीज में विशाल निवेश हो, तो ये उसकी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही जो ब्रिक्स ब्लॉक है या SCO का जो ब्लॉक है उसके थ्रू भी एक काउंटर वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चीन इन सभी इनिशिएटिव के द्वारा खुद को एक स्थिर, जिम्मेदार और विकासशील देशों का साथी बताने की कोशिश कर रहा है। और यह बहुपक्षवाद जो है
एक न्यू हेजीमनी की शुरुआत है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो यूएस की हेजीमनी स्टेब्लिश हुई थी उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और चाइना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करते हुए हमें दिख रहा है। एक न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड भी जो है उसका राइज हमें देखने को मिल रहा है कि पहले जो दुनिया थी वो बायपोलर थी, देन इट्स बिकम यूनिपोलर टुवर्ड्स अमेरिका। अब दुनिया में बहुध्रुवीयता हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे जो शक्ति है वो एक देश के हाथों में ना होकर कई केंद्रों में बांटी जा रही है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, भारत हो, रशिया हो। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब जो गठबंधन है वो अल्पकालिक हो गए हैं। पहले गठबंधन जो होते हैं वो परमानेंट और इंटरेस्ट बेस्ड ना होकर इशू बेस्ड। इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिला कि जो गठबंधन है वो अल्पकालिक हो गए हैं, विषय आधारित हो गए हैं। ये टर्म आपने काफ़ी सुनी होगी कि इशू बेस्ड अलायंस। इंडिया भी अब इशू बेस्ड अलायंस कर रहा है। इसी तरह जो विश्व क्रम है वो मोर प्रेगमेटिक हो रहा है, परंतु वो नैतिक दृष्टि से कमजोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर थरूर का एक कंक्लूजन है कि ये विश्व जो है वो अधिक जटिलता की तरफ बढ़ रहा है। अब एक कंक्लूजन जो सर ने दिया, इट इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर योर मेंस, आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। हम बताएंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वॉर एरा का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा क्या फीचर्स हमें ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिले हैं। तो सर ने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है कि दिस न्यू एरा इज डिफाइंड लेस बाय आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स। अब आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स की जगह प्रेगमेटिक अलाइनमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया अफगान का जो प्रेगमेटिक अलाइनमेंट है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले इंडिया जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फेवर करता था, पर अब हम भी प्रेगमेटिक अलाइनमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज इफ वी लेफ्ट दिस स्पेस वी ऑल नो कि चाइना विल फिल अप दैट स्पेस। तो नाउ जो अलाइनमेंट है वो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक से हटके प्रेगमेटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोबल साउथ आर recalibrating their foreign policies, weighing the cost of US unpredictability against the benefit of Chinese engagement. For many, the choice is not about endorsing authoritarianism but about securing economic growth and strategic autonomy in a multipolar world. तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सिक्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉट अबाउट एंडोर्सिंग ऑथोरिटेरियनिज्म। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़ एनालिसिस, दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव कि चाइना जो है एक हॉब्सन चॉइस मॉडल जो है वो अपनी जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी मोस्टली यूज़ करता है। तो क्या है ये हॉब्सन चॉइस मॉडल? यू कैन यूज़ दिस। आप देखिए कि चाइना जब भी ग्लोबल लेवल पे कोई सॉल्यूशन प्रपोज करता है तो आपको ये लगेगा कि चाइना इज गिविंग यू अ चॉइस, बट एक्चुअली देयर इज नो चॉइस। चाहे वो 9 लाइन का सॉल्यूशन हो, चाहे वो BRI में पार्टनरशिप हो, चाहे चाइना की जो ट्रेड पार्टनरशिप हो जब वो ट्रेड लोन्स एक्सटेंड करता है, तो इट्स द इल्यूजन ऑफ चॉइस कि आइदर यू टेक इट और यू लीव इट। तो यू कैन सी, चाहे वो सप्लाई चेन का इशू हो, लिथियम का इशू हो, BRI लोन्स का इशू हो, रीजनल डिप्लोमेसी हो। So this is a classical game play by China which you can understand by the game theory concept of option choice। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे GS3 में टॉपिक है USA हेजीमोनी एंड इट्स रेजिस्टेंस। 2024 का क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो डिपार्चर है फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ये अफेक्ट करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। तो आज डॉक्टर थरूर ने जो पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं यू कैन यूज देम एज वेल। साथ ही 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब यहाँ पे जो सर के क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स देखे कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स हमें अब देखने को मिलेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट का आपको एक राइज देखने को मिलेगा, ऑल द नेशंस आर वर्किंग टुवर्ड्स अश्योरिंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक थे वहाँ से हम प्रेगमेटिक ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर के ही आर्टिकल से हम ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2024 में ही क्वेश्चंस पूछा गया कि देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इन अ डिलेमा बिटवीन ज्वाइनिंग द डेवलप्ड नॉर्थ एंड लीडिंग द डेवलपिंग साउथ। तो इस पर भी हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इस आर्टिकल से देखने को मिले कि इंडिया अमेरिका और जो डेवलपिंग साउथ है उनके बीच में कैसे स्ट्रगल कर रहा है। एंड लास्ट में 2016 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एनालाइज द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये सेम पॉइंट जो आज हमने आर्टिकल में यूज़ करे, इशू बेस्ड अलायंस, प्रेगमेटिज्म, डिपार्चर फ्रॉम आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये क्लेम किया कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसे बंद करने वाला है। तो अब देखते हैं कि इंडिया के क्या कंसर्न है और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो दिस आर्टिकल इज रिलेवेंट अंडर 2 सेक्शन। GS1 में एक टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज एंड ट्रेंड, साथ ही GS3 में इशू है इंडियाज रिलेशन विद USA, रशिया एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो वहाँ पे आप इसे एज एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। अब
यूएसए का जो क्लेम आया उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी, इंडिया से भी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी जो है वो चाइना की आई, बिकॉज वी विल सी कि चाइना विल हैवीली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस यूएसएज रिमार्क्स एंड यूएसएज टैरिफ। तो चाइना ने डिफेंड किया है बाइंग रशियन ऑयल्स को एंड दे हैव स्लैम यूएसए की जो यूनिलेटरल बुलिंग है। अब चाइना का क्यों इसमें इंटरेस्ट है, आप देखिए कि अगर हम कोल इंपोर्ट देखें फ्रॉम रशिया, तो फ्रॉम दिसंबर 2022 अंटिल द एंड ऑफ जून चाइना हैज़ परचेज 44% ऑफ ऑल रशियाज कोल। तो चाइना हैज़ परचेज 44% ऑफ ऑल ऑफ रशियाज कोल एक्सपोर्ट। इंडिया सेकंड नंबर पे है, टर्की भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें दो इंपॉर्टेंट यूएस अलाइज भी हैं, साउथ कोरिया और ताइवान। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो चाइना ने 47% जो रशिया का क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया है, फॉलोड बाय इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एंड टर्की। तो चाइना हैज़ ऑल्सो अ वेरी हाई स्टेक्स इन रशियन ऑयल। अब देखते हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या स्टेक्स रहा है। तो अभी जो ट्रम्प का जो क्लेम है कि इंडिया इज़ हैविली बेनिफिटेड बाय द रशियन ऑयल, इट इज़ लार्जली मिसकोटेड। हम फैक्ट के साथ देखेंगे कि कैसे यूएस और यूएस के अलाइड भी हैविली डिपेंडेंट है रशिया पे। तो हमने कोल डिपेंडेंसी देखी कि कैसे यूएस की जो की अलाइज हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, दे आर अमंग द टॉप 5। क्रूड ऑयल के केस में अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल्स का। अब एलएनजी पे आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियाज एलएनजी, 51% ऑफ रशियाज एलएनजी एक्सपोर्ट्स। इसी तरह जो पाइपलाइन गैस है तो ईयू वाज द लार्जेस्ट बायर परचेजिंग 37% ऑफ रशियाज पाइपलाइन गैस। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो कमेंट है कि इंडिया एंड चाइना आर फ्यूलिंग द यूक्रेन वॉर, इट इज़ लार्जली मिसकोटेड। अगर आप फैक्ट्स के साथ देखेंगे तो अदर कंट्रीज एंड यूएस अलाइज आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट। अब इंडिया का क्या स्टैंड है, तो 4 अगस्त को इससे बहुत पहले इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट दिया था, जहां पे इंडिया ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये कहा कि जो यूरोपियन यूनियन है दे हैड अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ यूरो 67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। इट हैज़ ट्रेड इन सर्विसेज एस्टिमेटेड एट यूरो 17.2 बिलियन इन 2023। साथ ही यूरोप जो है वो इंपोर्ट करता है मैक्सिमम एलएनजी फ्रॉम रशिया। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के रिगार्डिंग भी इंडिया ने कमेंट किया कि यूएसए जो है वो इंपोर्ट कर रहा है रशिया के यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर एज वेल एज केमिकल। सो इट विल नॉट बी अपराइट टू जस्ट ब्लेम इंडिया फॉर द यूक्रेन वॉर। अब रशिया का क्या रिस्पॉन्स इस पर आया, तो रशिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, डेनिस एलिपोव, ही हैज़ गिवन अ वेरी गुड रिमार्क कि इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज बीन इक्वल, uninterrupted and mutually beneficial, qualities that make it upwards trajectory irreversible। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वोन्ड बाय रशियन ऑयल, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है तो इंडिया एंड यूएस आर इंडिपेंडेंट इन देयर डिसीजंस एंड वी डू नॉट इंटरफेयर इन दोज इशू, आर ऑल सप्लाइज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। तो देख सकते हैं कि रशिया ने भी इस डिसीजन को कंडेम किया है। अब एमईए का क्या ऑफिशियल स्टैंड था, तो एमईए का कहना है कि देयर आर नो सच कॉन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, हाउएवर देयर इज अ वेरी क्रिप्टिक वर्ड एमईए हैज यूज एज वेल। तो एमईए ने इसे डिनाई किया, बट एमईए हैज सेड कि हमारा जो एम है इट्स इंश्योरिंग स्टेबल एनर्जी प्राइसेस एंड सिक्योर सप्लाई। तो दीज आर द ट्विन गोल ऑफ आवर एनर्जी पॉलिसी एंड दीज इंक्लूड्स ब्रॉड बेसिंग ऑफ आवर एनर्जी सोर्सिंग। तो ये एक हिंट था कि हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उन्हें डाइवर्सिफाई करे और अदर कंट्रीज से भी ऑयल इंडिया परचेज कर सकता है, एंड डाइवर्सिफाइंग एज अप्रोप्रिएट टू मीट द मार्केट कंडीशन। तो दिस इज़ अ रिमार्क और अ कंक्लूजन यू कैन यूज़। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इंडिया का रशिया पे जो ऑयल डिपेंडेंसी है क्या इंडिया उसे कम कर रहा है, तो ये जो हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव है, स्टेबल एनर्जी प्राइस और सिक्योर सप्लाई एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर ऑयल नीड्स, तो इंडिया इस पर काम कर रहा है और उसके लिए अगर ब्रॉड बेसिंग फ्यूचर में करनी पड़ती है तो इंडिया विल डू दैट। सो एमईए ने क्वेश्चन किया है जो ट्रम्प के रिमार्क्स थे कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। सो ये आज का न्यूज़ एनालिसिस था। वी होप कि आपको हमारा न्यूज़ एनालिसिस पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम इन डेप्थ में कवर करें, सो यू कैन सेंड योर suggestions at our Tej Civil's help desk and we will surely cover that. So मिलते हैं अगले लेक्चर में। Till then stay tuned to the Tej Civil's platform. Thank you.